हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना उस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यू जो भी हमारे यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम से हमारे पास यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको थ्योरी पार्ट ऑलरेडी मैं आपको पिछले वीडियो में करवा चुका हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखेंगे जो भी इस चैप्टर में दिए गए हैं, प्लस जो आपको यहाँ पे पीवाईक्यूज पूछे गए इस चैप्टर से रिलेटेड उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उसको लाइक कर देना। ठीक, साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पे ज़रूर कमेंट डाउन कर सकते हो। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ्स भी मिलती रहेंगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछते रहते हैं। तो हम लोग चलो यहाँ पे अपना वीडियो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिकली अपना यहाँ पे जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे पेज नंबर 47 पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है कि व्हाट आर कैनाल रेस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऊपर, तो यहाँ पे जो मैंने पिंक से मार्क कर रखा था ना, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया भी है, तो कैनाल रेज बेसिकली क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस थे। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे इतनी चीज पता होना चाहिए थी। तो कैनाल रेज क्या थे, ये आपके चार्ज पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस थे। ठीक है, बस ये चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए था, और यही आपके क्या है, ये सब आपके हैं कैनाल रेस। और इसकी वजह से हमने यहाँ पे क्या ढूंढा था, तो हमें यहाँ पे इसने हेल्प करी थी प्रोटॉन को फाइंड आउट करने में, या फिर बोल सकते हो आप डिस्कवरी में। ठीक है, प्रोटॉन की डिस्कवरी यहाँ पे इसी की वजह से यहाँ पे हो पाई थी। ठीक, तो बस आपको यहाँ पे यही दो पॉइंट आपको बेसिकली याद रखने थे कि एनाल रेस के बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम चलते हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी में भी दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। तो एनसीईआरटी में आपको दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इफ एन एटम कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। ठीक, तो देखो हमें अभी पता है यहाँ पे कि हमारा इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन होता है हमारा यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है कि एक एटम है हमारे पास, उस एटम में एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और एक ही हमारे पास प्रोटॉन है। ठीक, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो नेट चार्ज होगा ना यहाँ पे इन दोनों को मिला के, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेसिकली वो हो जाएगा न्यूट्रल, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये याद हमेशा रखना कि अगर इक्वल चार्ज आपको दे रखा है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव में अगर आप इक्वल नंबर ऑफ चार्ज दे रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेट चार्ज आपका यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा, ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, तो यही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी कि इनके पास फिर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को, बस ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो एग्जाम्पल अभी आप अगर आंसर जो होगा बेसिकली, तो आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है हमारा यहाँ पे न्यूट्रल। ठीक है, और इसका प्राइम एग्जांपल अगर आप देखो, फॉर एग्जांपल आपने कैल्शियम और ऑक्साइड का पढ़ा होगा, है ना। तो कैल्शियम का क्या होता है, यहाँ पे +2 होता है, ऑक्साइड का आपका -2 होता है। तो जब आप इन दोनों को इंटरचेंज करते हो तो आपने फॉर्मूला क्या लिखते हो, आप CaO लिखते हो, Ca2O2 नहीं लिखते हो ना, CaO लिखते हो, है ना। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कैंसल आउट कर दे रहे हैं, तो कोई चार्ज आपका यहाँ पे बच नहीं रहा है सच। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको सोच सकते हो। पर नॉर्मल चीज आपको यहाँ पे यही सोचनी है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और एक ही अमाउंट में है बेसिकली, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे ये वाला आंसर हो गया, अपना यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देंगे, कोई चार्ज इनके पास नहीं रहेगा। फिर आगे चलते तो आगे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पेज नंबर 49 पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा है कि ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। तो देखो ये हमने यहाँ पे एप्लीकेशन जब पढ़ी थी तभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, और ये आपके पास ये दो एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका यहाँ पे थॉमसन मॉडल है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे इसको क्रिसमस पुडिंग या फिर वाटरमेलन मॉडल भी इसको बोला जाता है। अब वो क्यों बोला जाता है कि जैसे मान लो ये आपकी वाटरमेलन की स्लाइस है, तो आपने देखा होगा कि आपका जो कंप्लीट यहाँ पे वाटरमेलन होता है वो आपका रेड रेड होता है। ठीक है, तो उसको इन्होंने ले लिया, ये पॉजिटिव चार्ज है। फिर बीच बीच में आपने देखा होगा कि आपके यहाँ पे सीड्स होते हैं वाटरमेलन में, है ना। तो उन सीड्स को इन्होंने क्या ले लिया, इन्होंने ले लिया उसको मान लिया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, मतलब कि यहाँ पे इनको मान लिया इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बचा हुआ पूरा एरिया है प्रोटॉन का, और यहाँ पे जो छोटे छोटे यहाँ पे सीड्स आ रहे हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे, तो वो सब आपकी क्या है, यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं यहाँ पे थॉमसन मॉडल को, और साथ ही साथ क्रिसमस पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। ठीक, तो क्रिसमस पुडिंग वाले में क्या होगा, यहाँ पे जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये सब आपके ड्राई फ्रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बस आपको एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ जो मैंने पिछले वीडियो में वैसे डिस्कस कर रखा है, अगर आपको नहीं पता तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो। और यहाँ पे हमने ये हो गया अपना यहाँ पे पहला पॉइंट, ठीक है, जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है जो आपका इंपॉर्टेंट है, वो है हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, इस पर्टिकुलर मॉडल में इन दोनों का यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होता है, यहाँ पे सेम होता है।
ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है इनका, सेम होता है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से आपको यहाँ पे आंसर क्या देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पे आपका कंप्लीट एटम है ना, वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, किसकी वजह से? वो इसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे, सेम है। और ये सेम स्टेटमेंट आप यहाँ पे दूसरे वाले में पढ़ भी सकते हो। ठीक है, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो यही आपसे पूछा गया था कि कैसे होता है, तो ये आपको दे ही रखा है आपको बुक्स में ही। ठीक है, फिर दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो जब भी रदरफोर्ड ने यहाँ पे बात करी है न्यूक्लियस की, तो उन्होंने यहाँ पे बात करी है कि आपका यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो आपका यहाँ पे है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्रोटॉन, ये आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? यहाँ पे ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो ये किसने बोला है? यहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल में यहाँ पे ये बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे आप ये पढ़, जब आपने यहाँ पे पढ़ा होगा तब भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है, वैसे वैसे भी यहाँ पे, तो यहाँ पे वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, और ये हम अच्छे से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी आप यहाँ पे ये पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे ये दिख भी जाएगा जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेम चीज़ हमने यहाँ पे पिछले वीडियो में अच्छे से कवर कर रखी है। ठीक, फिर हम यहाँ पे चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे, थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ड्रॉ अ स्केच ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम विच विद 3 शेल्स। अच्छा ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये हो गया अपना न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस तो रहेगा हमारा बीच में। अब बोर्स ने हमारा बोला है यहाँ पे कि 3 शेल के साथ हमें बेसिकली बोर्स मॉडल यहाँ पे बताना है। तो इस तरीके से आप कुछ यहाँ पे शेल्स बनाओगे। ठीक, तो सबसे अंदर का हम लोग यहाँ पे नाम दे रहे हैं इसको के, इसको एल, और इसको दे देते हैं हम यहाँ पे एम। ठीक, तो यहाँ पे हमें पहले भी हमने ऐसे डिस्कस कर रखा है। तो के अगर हमारा हो गया तो एन की वैल्यू है यहाँ पे 1, फिर एल वाले में एन की वैल्यू है 2, और एम वाले में है एन की वैल्यू 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये एम है, यहाँ पे एल है। और हमने यहाँ पे डिस्कस किया यहाँ पे टू एन की पावर स्क्वायर। ठीक है, 2 × n² आपका बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। पर हमने यहाँ पे देखा था कि जो आपका आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आप यहाँ पे कितना अकोमोडेट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन, 8 अकोमोडेट कर सकते हो। ठीक है, तो आउटर मोस्ट में आपके 8 इलेक्ट्रॉन ही आप यहाँ पे सिर्फ भर सकते हो। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। वैलेंसीज में आपको यहाँ पे वैलेंसी फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक, तो हमने ये भी बात कर लिया। अब अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन इफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग अ फॉइल ऑफ अ मेटल अदर देन गोल्ड। अब देखो यहाँ पे क्योंकि एटम की ही बात हो रही है, ठीक है, एटम के स्ट्रक्चर की बात हो रही है, चाहे आप यहाँ पे गोल्ड फॉइल यूज करते या फिर कोई भी दूसरा मेटल आप यहाँ पे यूज करते, तो आपको यहाँ पे सेम ही रिजल्ट देखने को मिलता। ठीक है, सेम ही रिजल्ट देखने को मिलता। क्यों मिलता है यहाँ पे? क्योंकि जो आपके एटम्स होते हैं वो यहाँ पे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंटली आपके यहाँ पे जो एटम्स होते हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो ये चीज बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? एटम्स के बारे में। और ये हम बात कर रहे हैं इनर्ट गैस के अलावा। ठीक है, ये भी याद रखना कि एक्सेप्ट इनर्ट गैस। ठीक है, इनर्ट गैसेस, तो हीलियम, आर्गन, नियॉन, ये सब क्या होती है? आपकी इनर्ट गैसेस होती है। इनर्ट गैसेस मतलब जो आपका आउटर मोस्ट शेल होता है हमेशा फिल्ड होता है। ठीक है, तो ये बस आपको यहाँ पे याद रखना है। चाहे आप यहाँ पे कोई भी चीज यूज करते, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम आपका यहाँ पे बेसिकली सेम ही आना चाहिए, आना आना था। ठीक है, आप कोई भी चीज आप यहाँ पे भले यूज कर लेते, क्यों आना था? क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंटली आपके एटम्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे डिपेंडेंट रहता है, अगर हम यहाँ पे इनर्ट गैसेस का केस हटा दे तो। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस भी किया है। फिर आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पेज नंबर 49 पे यहाँ पे दे रखा है। हाँ, ये दो है क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहला आपसे बोला जा रहा है कि नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। अब यहाँ पे ये तो हमने इतनी बार डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले आपने यहाँ पे ढूंढा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हमारा नेगेटिवली चार्ज। फिर हमने ढूंढा यहाँ पे प्रोटॉन। फिर हमने ढूंढा यहाँ पे न्यूट्रॉन। ठीक, अब ये होता है यहाँ पे, इसका होता है नो चार्ज। ठीक है, ये होता है आपका यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज, ये होता है आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। और इस तरीके से हम लोग बेसिकली यहाँ पे इनको डिनोट करते हैं। ठीक है, ई माइनस, पी प्लस और एन, इस तरीके से आप यहाँ पे इनको डोनेट मतलब इसको डिनोट करते हो। ठीक है, तो डिनोट आप किस तरीके से करोगे? इस तरीके से करोगे। और ये तीन आपके यहाँ पे क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं आपके एटम के। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि चैडविक ने यहाँ पे न्यूट्रॉन को ढूंढा था।
प्रोटॉन को ढूंढा था गोल्डस्टीन ने, पर नाम रखा था रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन जो नाम था यहाँ पे वो किसने रखा था, रदरफोर्ड ने रखा था, क्योंकि जो गोल्डस्टीन ने ढूंढा था तब इसका नाम था H प्लस आयन। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। जब गोल्डस्टीन ने यहाँ पे प्रोटॉन ढूंढा था बेसिकली, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ढूंढा था, तो उन्होंने इसका नाम रखा था H प्लस आयन। पर यहाँ पे रदरफोर्ड थे जिन्होंने यहाँ पे इसको H प्लस आयन से प्रोटॉन नाम दिया था। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में हम यहाँ पे इसको प्रोटॉन से ही जानते हैं। तो ये कंफ्यूजन हो सकता है आपके लिए, तो इसको याद रखना है आपको। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन जो था हमारे यहाँ पे वो किसने ढूंढा था, जे थॉमसन ने ढूंढा था। और एटॉमिक एटम किसने ढूंढा था, तो एटम ढूंढा था यहाँ पे डेल्टन ने। ठीक है, एटम ढूंढा था यहाँ पे किसने, डेल्टन ने। ठीक, अच्छे से हम लोग ये सब डिस्कस भी कर चुके हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपसे, कि हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4u एंड 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव। ठीक है, तो देखो हमें एक चीज तो हमें अच्छे से पता है कि जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे एटॉमिक नंबर की, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले। एटॉमिक नंबर की जब भी आप बात करते हो ना, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। ठीक, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, मतलब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, एटॉमिक मास की बात नहीं कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे एटॉमिक मास लिख के यहाँ पे काट भी दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करेंगे, तो हम हमेशा एटॉमिक नंबर की ही बात कर रहे हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एटॉमिक मास दे रखा है। तो एटॉमिक मास आपको यहाँ पे कितना दे रखा है, एटॉमिक मास आपको यहाँ पे दे रखा है 4u। ठीक, अब आपको यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाना है, बेसिकली एटॉमिक मास आपका यहाँ पे रहने वाला है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको 2 दिए है, और आपको यहाँ पे ये निकालना है, इसको हम लोग n मान लेते हैं। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको कितने चाहिए यहाँ पे बेसिकली, मतलब कितने हैं हीलियम के अंदर, वो है आपके पास यहाँ पे 2। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बेसिकली यहाँ पे दो दो हैं। ठीक है, हीलियम पे। तो यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, किस तरीके से आप यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाल सकते हो। और हमने यहाँ पे एक और चीज देखी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, आपका मास नंबर होता है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने नीचे डिस्कस किया, जहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर मास नंबर बताया था। तो यहाँ पे देखो आप मास नंबर कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों को ही मिला के हम क्या निकालते हैं, मास नंबर निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे कि मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अलोन। ठीक है, तो ये चीज आपको बस याद रखनी है। ठीक है, और इसको ही न्यूक्लियॉन बोलते हैं हम दोनों को मिला के, इन दोनों को। तो ये चीज आपको यहाँ पे, ये सब चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें, बहुत बेसिक सी चीजें जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक, फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यहाँ पे पेज नंबर 50 पे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड सोडियम एटम। ठीक है, तो कार्बन एंड सोडियम एटम की जब हम यहाँ पे बोला जा रहा है, हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है बेसिकली। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का। तो देखो अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे, कार्बन का हमें एटॉमिक नंबर पता है 12, है ना। ठीक, अब यहाँ पे इसके आगे हमें क्या करना पड़ेगा, तो अच्छा एक सेकेंड, ये तो हो गया हमारा एटॉमिक मास। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन। ठीक है, तो 6 हो गया एटॉमिक नंबर, क्योंकि आपका पीरियोडिक टेबल ही बेसिक एटॉमिक नंबर के ऊपर ही बना है। और आपका यहाँ पे सोडियम, जिसको हम Na से करते हैं, ये होता है हमारे यहाँ पे 11। ठीक, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, KLM शेल्स बनाओगे। के में आप सिर्फ 2 ही रख सकते हो। अब 6 में से 2 चले गए तो बचे कितने, 4। तो एल हो गया हमारा 4, मतलब आउटर मोस्ट शेल जो आपकी यहाँ पे होने वाली है कार्बन में, वो आपकी होने वाली है एल शेल। ठीक है, वहीं पे अगर हम सोडियम की बात करते हैं, तो L और M बनाएंगे अगर हम, तो 2 आपका हो जाएगा के में, 11 में से 2 गया, 8 बचा, 9 बचा अभी भी। 9 में से 8 तो इसमें ही आ जाएगा। ठीक है, एल में हम लोग कितने भर सकते हैं, सिर्फ 8 भर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि एन जब होता है 1, तो इस तरीके से आप यहाँ पे मैक्सिमम कितने आप उसमें भर सकते हो, ये आप निकालते हो यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8। ये होता है आपका आपका के, ये एल। एम में होता है 2 रेज टू पावर 3, 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे 18। ठीक है, फिर एन हो जाता है हमारा यहाँ पे 32। पर एक चीज बस याद रखनी है कि आउटर मोस्ट शेल में आपका सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हो। तो आपने देखा यहाँ पे ये तो हो गए 10, 11 में से 10 गया, एक अभी भी बचा है, तो एम में आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही है। ठीक है,
एक और छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। जैसे आपने फ्लोरीन लिया, फ्लोरीन का क्या होता है यहाँ पे 9 होता है, ठीक है। अब के लिखा, एल लिखा, के होता है यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 माइनस कर दो, यहाँ पे 9 में से बचा कितना, 7 बचा, ठीक है। तो 2 और 7 यहाँ पे आ गया, लास्ट आपका आउटर मोस्ट शेल क्या हुआ यहाँ पे फ्लोरीन में, एल हो गया। तो एल हो गया आपका यहाँ पे 7, आपका यहाँ पे ये हो गया बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज बस आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली आप इस तरीके से लिखते हो, ठीक है। यहाँ पे ये आंसर होगा, यहाँ पे ये, और इसमें यहाँ पे ये। नाउ अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इफ के एंड एल शेल्स ऑफ एन एटम आर फुल, देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा ही सिंपल आपका बेसिकली ये क्वेश्चन होने वाला है। अभी हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया था बोर्स मॉडल का। तो हमने देखा यहाँ पे ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा के शेल, और ये हो गया हमारा यहाँ पे एल शेल, ठीक है। और यहाँ पे ये के है, ये है क्या है, एल। और अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था के में आप यहाँ पे मैक्सिमम कितने रख सकते हो, 2 रख सकते हो। कैसे रख सकते हो, अभी हमने यहाँ पे देखा था कि के की वैल्यू होती है n इक्वल्स टू 1 और 2 इंटू एन का स्क्वायर, ठीक है। इस पे आप यहाँ पे बेसिकली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। तो मतलब के में हम यहाँ पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे एल पे पुट करते हैं तो एन एन एल में होता है हमारा n इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 8। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अगर के फुल है, मतलब फुल क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन है। एल का फुल होगा जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियस सी बात है अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यही आपका क्या होगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे आंसर होने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अब यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पेज नंबर 52 पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो देखो अब हम यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे ही। तो क्लोरीन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो देखो क्लोरीन की जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि इसका अटोमिक नंबर कितना है, वो होता है यहाँ पे 17, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको कुछ भी निकालना है ना, आपको अटोमिक नंबर पता होना ही चाहिए, ठीक। अब हमें यहाँ पे पता चले कि इसका अटोमिक नंबर कितना है, 17। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, आपको यहाँ पे वही शेल्स वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा, मतलब थ्योरी लगानी पड़ेगी। के में आप 2 ही रख सकते हो, एल आपका यहाँ पे फुल होता है 8 पे। तो अब 17 में से यहाँ पे 10 माइनस कर दो, बचा कितना, 7 बचा। तो एम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 7 आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करोगे, ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन, ठीक है। किस तरीके से आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल किया। अब आपसे पर यहाँ पे पूछा जा रहा है वैलेंसी। अब वैलेंसी आप कैसे निकालते हो, अब आपको यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आउटर मोस्ट शेल आपकी सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन को ही अकोमोडेट कर सकते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए, ठीक है। अब उन 8 में से यहाँ पे 7 तो आपको यहीं पे ही दिख गए कि उनके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 8 होने चाहिए, 8 में से 7 ऑलरेडी हैं, तो चाहिए अब इसको कितना, एक चाहिए। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एक की हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो, वरना दूसरा केस आप कैसे करोगे कि यहाँ पे 7 ऑलरेडी है, 2 कंडीशन बनेंगी यहाँ पे कि या तो उसको 7 को यहाँ पे क्या करना पड़े, लूज करना पड़े, या फिर वो एक को गेन करेगा, ठीक है। कि 8 बनाने के लिए या तो वो बेसिकली 7 को लूज करे ताकि इसका आउटर मोस्ट शेल इसका एल बन जाए, है ना। इसका मतलब यहाँ पे ये है। और एक को गेन करके क्या होगा कि आउटर मोस्ट शेल ये वाला बन के ये 8 बन जाएगा, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल बेसिकली वैलेंसी में हम क्या कर रहे हैं कि जो भी आपका आउटर मोस्ट शेल है ना, उसको स्टेबल करने के लिए कंप्लीटली फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 कंडीशन बनेंगी। पर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 7 को लूज करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी एज कम्पेयर टू एक को गेन करने में। तो आपका यहाँ पे एक को गेन करना ज्यादा आसान है, तो वैलेंसी क्या बनी आपकी, एक बनी, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे इस तरीके से आप याद रख सकते हो। 8 में से आप 7 माइनस करोगे, एक आंसर आएगा, यही आपकी वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। फिर अगला आपके पास आ जाता है सल्फर, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, ठीक। अब सल्फर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सल्फर का आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये आपका होता है यहाँ पे 16। तो इसमें भी वही सेम चीज करो, के एल एम लिखो यहाँ पे, 2 यहाँ, 8 यहाँ, 10 यहाँ पे माइनस हो गया, 16 में से बचा कितना यहाँ पे 6। अब वैलेंसी के लिए वापस 8 माइनस 6 कर दो, कितना आएगा आंसर, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये आपका इसका आंसर हो गया। फिर यहाँ पे जब हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, इसका होता है यहाँ पे 12। फिर वापस से वही चीज करो यहाँ पे, तो ये हो गया 2, ये हो गया 8, ठीक है। अब यहाँ पे 10 आ गया, 12 में से 10 गया, बचे 2। 10 मतलब यहाँ पे 12 में से 10 जाएंगे तो बचेंगे 2, ऑब्वियस सी बात है। तो एम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहाँ पे 2 आएंगे। अब देखो यहाँ पे 8 को गेन करना, सॉरी 6 को गेन करना ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू 2 को लूज करना, ठीक है। यहाँ पे 2 कंडीशन क्या बनेंगी, एक तो बन गया यहाँ पे कि 2 को ये लूज कर दे, एक बनेगा यहाँ पे कि वो 6 को गेन करके 8 इलेक्ट्रॉन ले आए आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है।
अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इसको करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसको करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, दो को लूज करना इसके लिए ज्यादा आसान होने वाला है। तो जब भी यहाँ पे लूज की बात होती है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो जब भी यहाँ पे लूज की बात होती है आप हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाते हो, गेन वाले में आप हमेशा क्या लगाते हो, नेगेटिव साइन लगाते हो। ठीक है, इसलिए आपने यहाँ पे देखा होगा कि Mg2+ आप इसको लिखते हो, क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी भी क्या बनने वाली है, इसकी वैलेंसी भी बन जाएगी यहाँ पे 2। ठीक, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी यहाँ पे, इसकी वैलेंसी हो जाएगी यहाँ पे 2। और ये आपको देखो किस तरीके से याद रखना है, जब भी आपके यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे, ठीक है, जब भी आपके 4 इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट शेल में ना कम होंगे, आउटर मोस्ट, एक सेकेंड दो, वापस से लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, जब भी आपके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे या उससे कम होंगे, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में जब भी आपके 4 से कम होने होने वाले हैं, ठीक है, 4 या 4 से कम, तो वही नंबर आपका वैलेंसी बन जाएगा। ठीक है, चाहे आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कुछ भी हो, तो यही नंबर आपके क्या बन जाएंगी, वैलेंसीज बन जाएंगी। पर वहीं उस केस में अगर मान लो ये 4 से बड़ा है, तो उस केस में आप यहाँ पे क्या करोगे, आप 8 माइनस फिर वो नंबर कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे मान लो x है, तो आप 8 माइनस एक्स करोगे, तो वो आपके यहाँ पे क्या बन जाएगी, वो वैलेंसी बन जाएगी। ठीक है, तो ये दो चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अगर आपके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 अगर नंबर हैं, ठीक है, 4 या 4 से कम है इलेक्ट्रॉन्स आपके आउटर मोस्ट शेल में, तो वही आपकी वैलेंसी है। और उसकी जगह अगर मान लो 4 से ज्यादा है, ठीक है, जैसे 5 6 7 ऐसे हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे, 8 में से उनको माइनस कर दोगे। ठीक है, तो आपकी वहां पे उसकी वैलेंसी आ जाएगी। तो इस केस में आपके 2 थे, तो ऑब्वियस सी बात है यही 2 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। पिछले केस में आपने देखा कि 6 थे, 8 में से आपने 6 माइनस कर दिया, उससे पिछले में आपने देखा 7 थे, तो 8 में से 7 माइनस कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अब। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे इसी पेज पे ही। तो इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज आल्सो 8, देन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम एंड व्हाट इज द चेंज ऑन द एटम। ठीक है, चार्ज ऑन द एटम। ठीक, तो देखो अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 8 है एटम में, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं यहाँ पे, 8 है। ठीक, तो देखो अभी हमने यहाँ पे पहले भी बात करी है कि चार्ज की जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, तो इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, नो चार्ज इज देयर। तो ये तो अभी हमने यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, जहाँ पे आपसे बोला था कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, तो क्या उसके पास चार्ज होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी हो रही है कि जितना आपके पास इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे एटम में, उतने ही आपके पास प्रोटॉन भी है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे, क्योंकि वो प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, या फिर आप बोल सकते हो न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, और न्यूट्रलाइज जब कर देंगे, तो इसमें यहाँ पे कोई भी चार्ज आपको देखने को नहीं मिलेगा, किस पे, एटम पे। ठीक है, तो इसका तो आंसर हो गया यहाँ पे नो चार्ज। ठीक, फिर आपको पहले वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। अब देखो एटॉमिक नंबर की जब हम बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर आपका यहाँ पे क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर आपका बेसिकली होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, ये तो आपको मैंने अभी यहाँ पे भी दिखाया है। तो एटॉमिक नंबर आप देखोगे कि प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम। ठीक है, विच डिटरमाइंस इट्स एटॉमिक नंबर, मतलब यहाँ पे जितने भी आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, उसी की मदद से आप यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी आप यहाँ पे बता सकते हो उस एटम का। ठीक, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे 8 आंसर होने वाला है। ठीक है, फिर अपने यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हाट विद द हेल्प ऑफ टेबल 4.1 फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम। अब देखो टेबल 4.1 पे हम पहले चल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये दे रखा है, अब आपको यहाँ पे मास नंबर बेसिकली यहाँ पे निकालना है। ठीक, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, मास नंबर निकालना है। मास नंबर किसका निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है और सल्फर का निकालना है। तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि मास नंबर आपका यहाँ पे क्या होता है। तो देखो मास नंबर आपको यहाँ पे मैं ऑलरेडी अभी अभी बता भी चुका हूँ थोड़े टाइम पहले। तो मास नंबर आपका होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और इन दोनों को ही हम मिला के क्या लिखते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स लिखते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ऑक्सीजन पे चलते हैं हम सबसे पहले। तो ऑक्सीजन में आपको यहाँ पे दिख रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको 8 दे रखे हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आपको 8 दे रखे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या करोगे, 8 + 8 करोगे, यह आपका आ जाएगा 16।
तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है यहाँ पे 16। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सल्फर की, ये हो गया आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गया आपका ऑक्सीजन। अब हम बात करते हैं सल्फर की। तो सल्फर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सल्फर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नीचे की तरफ। सल्फर में आपको देखने को मिलेगा प्रोटॉन है आपके पास 16, और आपके न्यूट्रॉन्स भी हैं कितने 16। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 16 + 16 कितना आ जाएगा यहाँ पे 32। तो 32 यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास नंबर आ जाएगा किसका, सल्फर का। ठीक है, तो ये बहुत छोटी-छोटी बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे डिफिकल्ट, आप इज़िली यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो ये सब आंसर्स, ठीक? नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 53 पे। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि फॉर द सिंबल HDT टेबुलेट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ देम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये HDT क्या है बेसिकली आपके यहाँ पे, अभी हमने यहाँ पे ऊपर आइसोटोप्स पढ़े थे। ठीक है, तो आइसोटोप्स में हमने यहाँ पे पढ़ा था हाइड्रोजन के आपके डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। तो उन्हीं को ही हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे, जैसे अब अभी हम यहाँ पे बात करते हैं ड्यूटेरियम को हम लोग यहाँ पे डी से भी डिनोट करते हैं, ट्राइटियम को हम लोग यहाँ पे टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यही बेसिकली आपका हाइड्रोजन को हम एच से डिनोट करते हैं, तो आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हीं को ही बेसिकली यहाँ पे दे रखा है HDT करके, तो इसी के ऊपर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे आप अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बेसिकली यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मैं लिख के ही दिखा दे रहा हूँ। तो H तो हो गया हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक, फिर नीचे आपका यहाँ पे डी से क्या है, डी से आपका यहाँ पे ड्यूटेरियम। ठीक, और टी से आपका क्या होता है, टी से होता है आपका यहाँ पे ट्राइटियम। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे सिंबल की। तो सिंबल हमें पता ही है, जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे ही रखा है HD और T। ठीक, फिर हमें यहाँ पे मास नंबर की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो मास नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का है 1, ड्यूटेरियम का है 2, ट्राइटियम का है यहाँ पे 3। ठीक, अभी देखो ये सब आपके क्या है, ये सब आपके यहाँ पे आइसोटोप्स हैं। तो हमने आइसोटोप्स में डिस्कस किया है कि आपके जो एटम्स होते हैं यहाँ पे वो सिमिलर एलिमेंट के होने वाले हैं। दूसरी चीज कि आपका यहाँ पे मास नंबर डिफरेंट होने वाला है, पर अटोमिक नंबर सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे अटोमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे सबका क्या होगा, यहाँ पे 1 ही होने वाला है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये भी सबके क्या होने वाले हैं, यहाँ पे 1 होने वाला है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करेंगे तब भी यहाँ पे क्या होने वाला है, सब में 1 होने वाला है। ठीक है, बस यहाँ पे फर्क क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में फर्क होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये न्यूट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन में प्रेजेंट नहीं होते, बाकी सब में आपके यहाँ पे न्यूट्रॉन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हमने यहाँ पे थ्योरी वाले चैप्टर में, जब हम बेसिकली थ्योरी जब कवर कर रहे थे इस चैप्टर की, तब हमने यहाँ पे इसको डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो ये कुछ इसके डिफरेंस है, आप यहाँ पे इसके थ्रू आप यहाँ पे इन लोगों को अलग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 1H1 इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। फिर इसको आप यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक सेकेंड दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा, आपको आइसोटोप देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक, तो ऊपर तो हो जाएगा यहाँ पे मास नंबर। ठीक है, मास नंबर है यहाँ पे 2, उसके बाद अपना है यहाँ पे 3H1। तो यहाँ पे नीचे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या लिखते हैं अपना यहाँ पे मास नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख भी पाओगे सेम चीज। तो यहाँ पे ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे मास नंबर, नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये चीज डिस्कस भी की थी, यहाँ पे आप देख पाओगे ऊपर मास नंबर नीचे एटॉमिक नंबर। ठीक, अब यहाँ पे सिर्फ हमने हाइड्रोजन के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, पर इसके अलावा भी आपका कार्बन के आइसोटोप्स, क्लोरीन के आइसोटोप्स, ये सब बहुत कुछ आपको यहाँ पे समझा रखा है मैंने पिछले वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप एंड आइसोबार। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले आइसोटोप्स की, तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आइसोटोप्स आपकी क्या है। जब हम यहाँ पे बात करते हैं एटम की, तो सेम आपके यहाँ पे एलिमेंट के एटम होने वाले हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका सेम होने वाला है। एटॉमिक नंबर सेम है मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके यहाँ पे सेम होंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर वही होता है ना आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। और यहाँ पे आपका मास नंबर बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इससे आपको क्या पता चल रहा है कि आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हर एक का सेम ही है, तो इससे ऑब्वियस सी बात है, जब मास नंबर आपका अलग आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके यहाँ पे अलग है। ठीक, फिर हम आगे बात करते हैं अगर इसके रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको बोला है यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है ना। तो एग्जाम्पल की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं C12 6 की। तो यहाँ पे आपको ये आइसोटोप पता होगा, और एक आपका आइसोटोप होता है 14C6। तो ये दो बेसिकली आपके यहाँ पे आइसोटोप्स होते हैं।
अब यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ना, तो यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पे कोई भी आइसोटोप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो वो आपका यहाँ पे सेम ही आने वाला है। 2 और 4 आपका यहाँ पे आपका कार्बन का हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉनिक आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, तो आप यहाँ पे 2 + 4 करोगे, एटॉमिक नंबर आपका यहाँ पे 6 बन गया, ठीक? फिर वही सेम चीज़ क्लोरीन में भी अगर आप देखोगे तो 17 होता है, तो 287 करोगे, कोई भी आइसोटोप ले रहे हो क्लोरीन का, 287 ही उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने वाला है, ठीक? क्योंकि हम यहाँ पे आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि आइसोटोप्स में आपका जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, पर एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। तो हर एक केस में आपका कोई भी आइसोटोप ले लो आप, सेम ही आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आने वाला है, ठीक? अब देखो, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आइसोबार की, अब आइसोबार आपका यहाँ पे ठीक अपोजिट होता है आइसोटोप से। तो जो आपका यहाँ पे आइसोबार होता है, उसमें जो आप एटम की बात करते हो वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और मास नंबर सेम होता है, ठीक है? एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, और आपका जो मास नंबर है वो आपका यहाँ पे क्या होता है, सेम होता है, ठीक? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ आइसोबार्स, ठीक है? और ये आपके क्या है, यहाँ पे ये आइसोटोप्स। तो आइसोबार में सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे आपका हो गया यहाँ पे, हमने कैल्शियम के बारे में डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, ठीक? तो पिछले लेक्चर में जब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, तो हमने यहाँ पे क्या देखा था यहाँ पे कि एटॉमिक नंबर है इसका 20। तो के, एल और एम, पहले ये 3 शेल लिख के देखते हैं हम इसमें आएगा कि नहीं आएगा। तो के में आपका 2 हो गया, एल में आपका यहाँ पे 8 हो गया, और एम में भी आपका कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है? एम के बाद आपका यहाँ पे जो शेल है वो है एन। अब उसके बाद आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 10 18 अभी भी 2 बचे, तो 2 आपने यहाँ पे एन में डाल दिए, ठीक है? तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 2882। अब इसी के इक्वल आपका यहाँ पे एक होता है आर्गन का, ठीक है? तो यहाँ पे आइसोबार कैसे बनते हैं, जहाँ पे आपका जो मास नंबर है वो सेम है, पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाता है, ठीक है? अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 18 है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 8 लिखो, और एक और 8 लिख दो यहाँ पे, ये बन जाएगा आपका यहाँ पे के, एल और एम। तो आउटर मोस्ट शेल इसका कंप्लीटली फिल्ड है, ये क्या आपका इनर्ट गैस हो गया, ठीक है? तो 2 8 और 8 18 बन गया। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 288। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका डिफरेंट आएगा, और आइसोटोप्स का हमेशा सिमिलर आएगा, क्योंकि वहां पे जो आपका एटॉमिक नंबर है वो यहाँ पे हमेशा सेम है, एटॉमिक नंबर आपका हमेशा सेम है आइसोटोप्स में, ठीक है? पर यहाँ पे आइसोबार में वो डिफरेंट होता है हर एक में। तो ये आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है इस तरीके से, ठीक है? फिर अगले पे चलते हैं। तो अगला आपसे क्या बोल रहा है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एनी वन पेयर, ये तो हो गया अपना यहाँ पे। अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने यहाँ पे एक्सरसाइज पे, ठीक? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब आपसे यहाँ पे प्रॉपर्टी के बारे में बात की गई है, तो देखो हम यहाँ पे पहले टेबल जैसा बना लेते हैं कुछ। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये हो गया न्यूट्रॉन। तो ये हो गया यहाँ पे नो चार्ज, ठीक है? यहाँ हो गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ हो गया अपना नेगेटिव चार्ज, ठीक है? तो पहला हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी देखी चार्ज, और चार्ज के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ये चीज़ हमने यहाँ पे इसकी बता दी, ठीक? दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं लोकेशन। तो लोकेशन हमने यहाँ पे देखी कि ये आपका मिलता है न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आउटसाइड न्यूक्लियस, ठीक है? ये आपको किससे देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है विद इन न्यूक्लियस, मतलब आप या फिर बोल सकते हो इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है? वही सेम चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है इस केस में भी, यहाँ पे आप लिख सकते हो इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक? फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मास से रिलेटेड, तो मास हमने यहाँ पे देखा था कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं निग्लिजिबल, ठीक है? कि कोई मास नहीं होता है इलेक्ट्रॉन में। पर प्रोटॉन में हम क्या लेके चलते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे यू लिख सकते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पे भी यू लिख सकते हैं, ठीक है? तो दोनों का एटॉमिक मास सिमिलर ही होता है, ठीक है? किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट की, तो ये आपका हो गया यहाँ पे एफिनिटी, ठीक? तो एफिनिटी यहाँ पे बेसिक मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज जो आपके यहाँ पे पार्टिकल्स है, ठीक है? उसके थ्रू यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे ये अट्रैक्ट होगी। इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे पॉजिटिव के थ्रू यहाँ पे क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है? प्रोटॉन आपके यहाँ पे नेगेटिव के थ्रू अट्रैक्ट होंगे, ठीक? और जो आपके यहाँ पे न्यूट्रल है, ये आपका क्या होगा, यहाँ पे ये अट्रैक्ट होगा ही नहीं, तो यहाँ पे लिख दो आप सीधा डू नॉट अट्रैक्ट, ठीक? तो ये आपका क्या होता है, यहाँ पे एफिनिटी होता है। अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ जे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है? यही सेम क्वेश्चन है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है? सेम चीज।
तो सबसे पहला आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, सबसे पहला तो यहाँ पे आपका होने वाला है कि जो आपका मॉडल था, ये बेसिकली आपका फेल कर गया था यहाँ पे। कैसे फेल कर गया था यहाँ पे, क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, या जो आपके यहाँ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग होती है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसको बेसिकली यहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं अब यहाँ पे ये चीज लिख नहीं रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, कि जो रदरफोर्ड ने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स का, जो उसने यहाँ पे फोकस किया था यहाँ पे गोल्ड फॉइल पे, जो उन्होंने फोकस किया था, ठीक है, ये सब जो आपके हीलियम डबल चार्ज पार्टिकल्स थे इनको, तो वो हम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि उस चीज को यहाँ पे जो आपका जे जे थॉमसन का मॉडल था यहाँ पे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस होना चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया था। ये बेसिकली आपके फुल इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड मॉडल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बेसिकली आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पे नहीं दिया गया था। ये आपका कंप्लीटली कैसा मॉडल है आपका यहाँ पे, ये कंप्लीटली आपका एक आप बोल सकते हो यहाँ पे इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड मॉडल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से याद रख सकते हो यहाँ पे कि पहला तो ड्रॉबैक हो गया यहाँ पे कि इमेजिनेशन मॉडल है यहाँ पे ये। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से लिख दो कि नॉट एक्सपेरिमेंट बेस्ड, नॉट एक्सपेरिमेंट बेस्ड। ठीक है, दूसरा आप लिख दो कि कैन नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल मतलब यहाँ पे वही अल्फा पार्टिकल वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख लेना। ठीक, तो ये दो चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि रदरफोर्ड मॉडल का यहाँ पे क्या लिमिटेशंस थे। ठीक, तो देखो रदरफोर्ड मॉडल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो पहले तो हो गया यहाँ पे कि तो जो यहाँ पे पहले सोचा जा रहा था आपको बेसिकली, कि अभी हमने ऐसे डिस्कस किया था, जैसे आपके यहाँ पे न्यूक्लियस था, तो उन्होंने क्या बोला था, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ इस तरीके से रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से उनका पाथ होगा। तो हमने यहाँ पे देखा था कि जब इस तरीके से आपका यहाँ पे पाथ होएगा, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जब मूव कर रहे होंगे ना, तो वो एक्सेलरेशन लेंगे। एक्सेलरेशन के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे वो एनर्जी को रेडिएट करेंगे। तो जब यहाँ पे वो एनर्जी को रेडिएट करेंगे, तो जिस भी ऑर्बिट में हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होगी, यहाँ पे वो सिकुड़ती जाएगी और वो जाके न्यूक्लियस के साथ टकरा जाएगी। ठीक है, और जब वो टकराएगी, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एटम आपके यहाँ पे स्टेबल नेचर में नहीं होते हैं, पर एक्चुअली में जो हम यहाँ पे रियल लाइफ में देखते हैं, एटम आपका यहाँ पे स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पे जो इन्होंने बता रखा था कि आपके यहाँ पे जो ऑर्बिट में यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, तो ये इनका कंडीशन करेक्ट नहीं था। ठीक है, पहली चीज यहाँ पे ये हो गई। दूसरा यहाँ पे वही हो गया कि क्योंकि यहाँ पे ये रेडिएट करते थे एनर्जी, क्योंकि अभी हमने देखा था कि बोर्स मॉडल में यहाँ पे उन्होंने एक रूल दे दिया था यहाँ पे बोर्स ने, कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे ऑर्बिट में, वो यहाँ पे एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। ठीक है, पर ये चीज आपके यहाँ पे रदरफोर्ड ने नहीं बोली थी। ठीक है, तो ये चीज बस आपको यहाँ पे याद रखनी है, यही सब आपके यहाँ पे लिमिटेशंस थी। ठीक है, तो ये तो आपको यहाँ पे बुक में भी दे ही रखा है और मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे डिस्क्राइब करना है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक, तो सबसे पहला तो हो गया यहाँ पे कि न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट होता है कहाँ पे, सेंटर में। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है कहाँ पे, ये प्रेजेंट होता है आपका यहाँ पे सेंटर में। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपके यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो आपके क्या करते हैं, यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपसे यहाँ पे क्या बोला गया है यहाँ पे बेसिकली, कि यहाँ पे जो आपके एटम है ना, वो आपके डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट ऑर्बिट लेके चलते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑर्बिट बेसिकली डिस्टिंक्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपकी यहाँ पे प्रेजेंट होती है किसमें, इन एटम। ठीक, ये हो गया है तीसरा। चौथा, अभी जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी, यहाँ पे हमसे बोला था कि डू नॉट रेडिएट एनर्जी। ठीक है, कौन रेडिएट नहीं करता है एनर्जी, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इन्होंने बोला था इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, जब वो यहाँ पे मूव कर रहे होते हैं बेसिकली अपने यहाँ पे ऑर्बिट पे। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे कुछ शेल्स हमें यहाँ पे दे दी थी, जो थी हमारी जैसे K L M N। ठीक है, इस तरीके की शेल्स थी, और इनका नंबर था जैसे 1 2 3 4, तो n × n² से हम यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फिल कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देख सकते थे। ठीक, तो ये सब आपका यहाँ पे क्या थे, कुछ आपके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है बोर्स मॉडल ऑफ द एटम के। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये चार क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख लिया। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि कंपेयर ऑल द प्रपोज मॉडल ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। अच्छा, ठीक है,
तो देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर्स की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि यही तीन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक। तो तीनों ही मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वही सेम चीज आपको यहाँ पे वापस से इस क्वेश्चन में पूछी गई है। तो थॉमसन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो थॉमसन ने बात करते हैं तो वाटरमेलन मॉडल आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे कंप्लीटली आपका यहाँ पे स्पेयर था पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का। उसके बीच में कहीं कहीं पे आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे थे, मतलब यहाँ पे वो सीड्स जो थे वो इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहे थे बस। ठीक है, ये चीज आपको बस याद रखनी है। दूसरी चीज यहाँ पे कि वहां पे जो नेट चार्ज था यहाँ पे, वो एटम का जीरो था। ठीक है, थॉमसन वाले मॉडल में जो नेट चार्ज था वो क्या था, आपका जीरो था। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रदरफोर्ड की, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेंटर पे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से आपका यहाँ पे वो प्रेजेंट होता है उसमें। ठीक है। फिर आ गया, इन्होंने बोला कि आप जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं वो आपके बेसिकली रिवॉल्व कर रहे होते हैं एक वेल डिफाइंड पाथ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट में आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इन्होंने ये चीज बोली थी। फिर अगली चीज यहाँ पे इन्होंने बोली थी कि जो आपका न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर, वो आपका कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा छोटे साइज का होता है एज कम्पेयर टू एटम के साइज से। ठीक है, तो 10⁵ टाइम्स आपका छोटा होता है, हमने यहाँ पे थ्योरी करते टाइम हमने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि 10⁵ टाइम्स आपका यहाँ पे क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, आपका क्या छोटा होता है, न्यूक्लियस बेसिकली छोटा होता है एज कम्पेयर टू एटम के साइज से। ठीक, तो ये कुछ आपके यहाँ पे थे रदरफोर्ड से रिलेटेड। फिर बोर्स वाले में इन्होंने क्या बोला था, बोर्स वाले में इन्होंने बोला था कि न्यूक्लियस आपका सेंटर में प्रेजेंट होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के साथ होता है। दूसरा इन्होंने बोला था इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। बस इन्होंने एक चीज उसमें और ऐड कर दी कि यहाँ पे वो जो पार्टिकल जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो आपके रेडिएट नहीं करते कोई भी टाइप की एनर्जी। ठीक है, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर नेक्स्ट आपको पता है नंबर ऑफ शेल्स हमें यहाँ पे दे रखे थे, डिस्टिंक्ट ऑर्बिट ऑफ शेल्स हमें बेसिकली यहाँ पे दे रखे थे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, तो ये तीन बेसिकली आपके यहाँ पे मॉडल थे जिसको हमने यहाँ पे कंपेयर किया है। और कंपेयर बेसिकली वही हो गया जो अभी तक हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करते आ रहे थे, वही इसका कंपेरिजन है। ठीक। उसके बाद आगे आपको दे रखा है यहाँ पे समराइज करना है आपको यहाँ पे। तो समराइज अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपको बोल रखा है कि समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। ठीक। तो देखो अभी हम अगर यहाँ पे बात करते हैं समराइज करने की, तो हमने यहाँ पे देखा था इसका फॉर्मूला होता है 2 × n का स्क्वायर। ठीक है, बोर्स मॉडल में। तो k की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं n की वैल्यू होती है 1, मतलब यहाँ पे सिर्फ दो ही एलिमेंट आप यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। k के बाद l फिर m और फिर n। ठीक है, तो यहाँ पे n हो गया यहाँ पे 2, यहाँ पे n हो गया 3, यहाँ पे n हो गया 4। तो यहाँ पे आप 8 रख सकते हो, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 32। ठीक। तो ये तो हमने यहाँ पे ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हो डिफरेंट शेल्स में, ये हमने यहाँ पे एक चीज देखी थी। और ये आपका यहाँ पे पहली चीज हो गई ये, जिसके थ्रू आप यह बता सकते हो कि कैसे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। दूसरा हो गया यहाँ पे कि शेल्स जो आपको दिए हुए थे उसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिकली, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कितने यहाँ पे फिल कर सकते हो शेल में। ठीक, तो वो आप यहाँ पे इस फॉर्मूले में डाल के आप यहाँ पे निकाल सकते थे। तीसरा फिर हमने यहाँ पे क्या देख रखा था कि जो आपका यहाँ पे आउटर मोस्ट जो शेल होगा, ठीक है, वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन को ही अकोमोडेट कर सकता है। ठीक है, ये बार बार मैं आपको ध्यान से याद दिला के बोल रहा हूँ कि आउटर मोस्ट शेल जब भी आपको दिया होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही आप यहाँ पे सिर्फ उसमें डाल सकते हो। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। ये चीज बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो आगे आपको क्या दे रखा है यहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं, तो जैसे हम 18 लेके चलते हैं, ठीक है, अटोमिक नंबर अगर हम 18 लेके चलते हैं तो आप इसको किस तरीके से फिल करोगे वो हम देखते हैं। तो हमने यहाँ पे जैसे बात करी, यहाँ पे के शेल है, एल शेल हो गया और एम शेल हो गया। ठीक है, अभी हमने देखा के में हम यहाँ पे 2 भर सकते हैं, एल में हम लोग यहाँ पे 8 भर सकते हैं। तो यहाँ पे 18 में से 10 चले गए, बचे 8। तो आप यहाँ पे एम में फिल कर दोगे। अब क्योंकि ये आपका आउटर मोस्ट शेल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है, क्योंकि इसमें 8 चाहिए होते हैं और 8 ही आपने डाल दिए। मतलब ये क्या बन गई आपकी यहाँ पे, ये बन गया आपका इनर्ट गैस। और 18 यहाँ पे बेसिकली होता किसका है, ये होता आपका यहाँ पे आर्गन का। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे कुछ रूल्स थे जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए जब भी आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आगे आपसे बोल रखा है डिफाइन वैलेंसी और बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। तो देखो ऑक्सीजन से हम पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन को आपको यहाँ पे पता ही है यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पे 8। ठीक है, तो वैलेंसी की जब भी बात करेंगे आपको यहाँ पे किसकी नॉलेज होनी चाहिए, यहाँ पे एटॉमिक नंबर की।
तो जब यहाँ पे इसका 8 होता है तो अब इसको आप यहाँ पे शेल्स में डाल के देखो, तो k को हो जाएगा 2, बचेगा 8 में से 2 माइनस करो, बचेगा यहाँ पे 6। ठीक। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब भी आपके यहाँ पे 4 या फिर 4 से ज़्यादा होंगे, सॉरी 1 मिनट रुको, ठीक है, ध्यान से सुनना, वापस मैं बता रहा हूँ कि जब आपके यहाँ पे 4 या फिर 4 से कम होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा, मान लो यहाँ पे x नंबर है, तो वही आपकी क्या बन जाएगी, यहाँ पे वैलेंसी बन जाएगी। ठीक। पर अगर यहाँ पे ये 4 से ज़्यादा होते हैं, जैसे 5, 6, 7, 8 होते हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे, 8 में से इस x की वैल्यू को माइनस करोगे और ये आपकी क्या बन जाएगी, यहाँ पे वैलेंसी बन जाएगी। अब जैसे इस केस में आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली कि आउटर मोस्ट में आपके पास 6 है, तो आउटर मोस्ट में आप क्योंकि 8 ही भर सकते हो, इसलिए हम यहाँ पे 8 से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको बस याद रखनी है। तो 8 माइनस आप यहाँ पे 6 करो, कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यही आपकी क्या होगी, यहाँ पे वैलेंसी होगी ऑक्सीजन की। सिलिकॉन का होता है यहाँ पे 14, तो अब यहाँ पे k हो जाएगा 2, एल में पुट हो जाएगा यहाँ पे 8, तो 10 हो गया, 14 में से 10 गया, यहाँ पे 4 बचेगा, के एल एम। अब यहाँ पे ही बच गया 4। ठीक है। अब देखो, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, अगर आपका 4 या 4 से कम है तो वही वैलेंसी आपकी बेसिकली बन जाती है, तो यहाँ पे वैलेंसी क्या बनेगी, यहाँ पे बन जाएगी 4। ठीक। तो ये दो कंडीशन बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, कौन सी दो कंडीशन, जब आपका 4 या 4 से कम होगा तो क्या वैलेंसी बनेगी, और दूसरा कंडीशन है जब आपका 4 से ज्यादा होगा तो किस तरीके से आप यहाँ पे वैलेंसी निकाल सकते हो। ठीक। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है। तो हमने यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे वैलेंसी ये सब हमने डिस्कस कर लिया। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन करना है आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू अटोमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देना है और गिव एनी टू यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ। तो अटोमिक नंबर क्या होता है यहाँ पे चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ वापस। अटोमिक नंबर होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है। मास नंबर क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये हम अच्छे से अभी डिस्कस भी कर चुके हैं, इतने क्वेश्चन में आपका यहाँ पे ये पूछा भी गया है। ठीक है। तो ये दो चीज तो हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर ली। फिर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए अटोमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, वो होता है आपका यहाँ पे Z। और आपका यहाँ पे मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं, वो होता है आपका यहाँ पे A। ठीक है। डिनोशन आपको यहाँ डिनोट किससे करते हैं, ये चीज आपको यहाँ पे अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को कैसे आप करोगे, जैसे आप मान लो यहाँ पे हम लोग लेके चल लेते हैं 14N और यहाँ पे 7। ठीक। अब यहाँ पे मास नंबर क्या हो गया, यहाँ पे मास नंबर इसका हो गया यहाँ पे 14। जो आप ऊपर की तरफ लिखते हो ये होता है आपका मास नंबर। 7 आपका यहाँ पे क्या हो गया, अटोमिक नंबर। ठीक है। तो एक ही एग्जाम्पल से मैंने आपको यहाँ पे ये दोनों चीजें समझा दी हैं। ठीक है। फिर आइसोटोप और आइसोबार अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। आइसोटोप्स क्या होते हैं, यहाँ पे जब भी एटम की बात करें तो सेम एलिमेंट के एटम होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखोगे तो 1H1, 2H1, 3H1, ये सब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखे थे। जैसे 12C6, 14C6, ये सब हमने क्या देखे थे, यहाँ पे एग्जाम्पल देखे थे आइसोटोप्स के। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आइसोबार्स की, तो आइसोबार की जब भी हम एटम की बात करेंगे तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम की बात करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, मास नंबर सेम होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आइसोटोप का ठीक उल्टा है ये केस। ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था 40 कैल्शियम और यहाँ पे 20, फिर 40 आर्गन और यहाँ पे 18। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है मास नंबर ऊपर का होता है, तो मास नंबर यहाँ पे सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, जो कि कैल्शियम के केस में 20 है, आर्गन के केस में 18 है। ठीक। तो यहाँ पे ये आपका एग्जाम्पल हो गया, बाकी चीज मैं आपको समझा चुका हूँ। फिर यहाँ पे जो आपको बोला है दो एग्जाम्पल देना है आपको, बेसिकली यूजेस देना है आपको यहाँ पे आइसोटोप्स के। तो देखो, सबसे पहला अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आयोडीन के आइसोटोप की, तो आयोडीन का आइसोटोप आपका यहाँ पे यूज होता है ग्वाइटर के केस में। ठीक है। ग्वाइटर को आपको ऐसा समझ लो, यहाँ पे इसके जो आपकी डिजीज होती है ग्वाइटर, उसको अवॉइड करने के लिए आप यहाँ पे यूज करते हो। फिर जो आपका यहाँ पे कोबाल्ट का आपका आइसोटोप होता है, इसको आप यहाँ पे कैंसर के लिए यहाँ पे बेसिकली यूज करते हो, कैंसर को बेसिकली अवॉइड करने के लिए। ठीक है। कैंसर के खिलाफ ट्रीटमेंट करने के लिए आप इस तरीके से बोल लो, कैंसर ट्रीटमेंट में आप बेसिकली यहाँ पे यूज करते हो कोबाल्ट को। ग्वाइटर के ट्रीटमेंट पे आप यहाँ पे यूज करते हो आयोडीन को। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे यूरेनियम की, तो यूरेनियम को आप यहाँ पे जो आइसोटोप है उसको आप यहाँ पे यूज करते हो फ्यूल की तरह, न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो ये चीज बस आप यहाँ पे याद रख लो, दो पूछे थे मैंने आपको यहाँ पे तीन बता दिए। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन चीजों को याद रख सकते हो। ठीक।
फिर आप अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि Na+ हैज कंप्लीटली फिल्ड K एंड L शेल, एक्सप्लेन। अब देखो यहाँ पे वही सेम चीज आपको बार बार बोली जा रही है। Na+ मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम का यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है 11, K, L और M, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 8, 11 में से 10 चले गए, यहाँ पे बचा कितना, 1। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे K और L आपका यहाँ पे कंप्लीटली फिल है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल आपका अभी के लिए कौन सा है, M शेल है। पर अभी यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे Na+ यहाँ पे जो इसके ऊपर लगा है वो इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है वो इसने यहाँ पे क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो जब यहाँ पे इसने ये लूज कर दिया तो अब इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा बनेगा, यहाँ पे L बन जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि एक को लूज करना ज्यादा आसान है यहाँ पे सोडियम के लिए, 7 को गेन करने के अगर आप उसके अकॉर्डिंग देखोगे, क्योंकि आपको आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीटली फिल करना है। तो कंप्लीटली फिल करने के लिए अभी हमने देखा था कि आउटर मोस्ट शेल में आप ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन को ही सिर्फ भर सकते हो, क्योंकि स्टेबल आपको यहाँ पे कंडीशन बनानी है। तो क्योंकि आपका m यहाँ पे 1 ही है, और यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करोगे, एक को लूज करना आपको ज्यादा आसान है। तो क्योंकि आपने यहाँ पे लूज किया तो Na के ऊपर प्लस साइन लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे जो आपका Na है वो बेसिकली Na+ बन गया, और यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना इसके केस में यहाँ पे वो आपका बन गया K2 और L में आ गया 8, ठीक है। तो Na+ का कन्फिग्रेशन आपका बेसिकली बनेगा K2L8, ठीक। तो अब ये चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। फिर हम यहाँ पे आगे चलते हैं। आगे आपसे क्या बोल रहा है कि इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप्स 7935 Br। अब बेसिकली ये इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। तो ये इस तरीके से कुछ लिखा गया है। ये दो आपको आइसोटोप्स दे रखे हैं। तो कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम। तो जैसे हमने यहाँ पे क्लोरीन एटम का एटॉमिक मास निकाला था एवरेज 35.5, वैसे ही आपको यहाँ पे ब्रोमीन का बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे निकालना है। तो देखो आप कैसे निकालोगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले आप निकालोगे इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है 79 आपको यहाँ पे दे रखा है मास नंबर। इसको आप यहाँ पे इंटू करो जो आपको यहाँ पे परसेंटेज दे रखी है 49.7, और अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 100, ठीक है। फिर यहाँ पे आप प्लस करो, यहाँ पे आपका आपका मास नंबर दे रखा है 81, इंटू करो आपको यहाँ पे परसेंटेज दे रखी है 50.3, और अपॉन कर दो यहाँ पे 100, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करोगे, ठीक, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे 79.9 बनेगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे क्या होता है, ये सॉल्व मैंने कर रखा है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। पर आप यहाँ पे इसको सॉल्व भी कर सकते हो, यही आपका यहाँ पे बेसिकली आंसर होगा। क्योंकि यहाँ से आपका बनने वाला है 39.26, और इस तरफ से आपका यहाँ पे ये बनेगा 40.64, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 79.9, और ये यू है, ठीक है, 4 नहीं है, ये यू है। एक मिनट दो, मैं वापस लिख दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये क्या है आपका, बेसिकली ये आपका यहाँ पे यू है, ठीक। यू मतलब क्या हो गया, एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ पे आपका एवरेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे 79.9, जो कि आप यहाँ पे एटॉमिक मास लेके चलोगे हमेशा ब्रोमीन के केस में, जो कि हम जैसे क्लोरीन में 35.5 लेके चलते हैं, वैसे ही ब्रोमीन में 79.9 लेके चलेंगे, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोला है द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज 16.2 यू, व्हाट द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 16x8 एंड 18.8x इन दी सैंपल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे बेसिकली दे रखा है एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है आपको यहाँ पे 16.2 यू। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला वही लगा दो, 16.2 यू इक्वल्स टू, आपको मास दे रखा है यहाँ पे 16 पहले वाले का, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आपको परसेंटेज नहीं दे रखे कि कितना परसेंट बेसिकली ये दोनों प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप ए अपॉन 100 कर दो, फिर प्लस लिखो, यहाँ पे आपको मास नंबर दूसरे का दे रखा है 18, फिर इसको आप यहाँ पे कर दो 100 माइनस ए, क्योंकि इन दोनों को मिला के 100 परसेंटेज ही होगा। और यहाँ पे आपको ए आपने पहले वाले को ले लिया है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 49.7 50.3 है, तो दोनों को ऐड करोगे तो 100% है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, पहले को अगर हमने ए लिया है तो दूसरा आपका बेसिकली प्रेजेंट होगा 100 माइनस ए, ठीक है। फिर यहाँ पे आप 100 कर दो इसको। अब उसके बाद यहाँ पे आप इसको सॉल्व करो, तो 100 को आप इधर ले जाओ तो ये आपका बन जाएगा 1620 इक्वल्स टू 16 ए हो जाएगा ये वाला, प्लस फिर ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 1800 माइनस 18 ए, ठीक है। उसके आगे आप यहाँ पे क्या करो, आगे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे बन जाएगा 1620 इंटू इक्वल्स टू 1800, फिर आपका यहाँ पे बन जाएगा -2a। अब उसके बाद आप इसको इस तरफ ले जाओ और 1620 को इस तरफ ले आओ, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा 2a इक्वल्स टू यहाँ पे आपका आ जाएगा यहाँ पे 180,
ठीक है? तो ए कितना आ गया आपका यहाँ पे आ जाएगा 90। तो 90% आपका यहाँ पे आ गया ए की वैल्यू, मतलब यहाँ पे पहला वाला आपका 90% प्रेजेंट है, दूसरा वाला आपका यहाँ पे 10% प्रेजेंट है। ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख लो। इस तरीके से बेसिकली आप यहाँ पे निकाल सकते हो। एवरेज अगर आपको दे रखा है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे मास नंबर दे रखा है तो 16 इंटू फिर जो परसेंटेज, क्योंकि आपको नहीं दे रखे तो आपने यहाँ पे ए ले लिया, ए अपॉन 100 प्लस 18 आपको दूसरे का मास नंबर दे रखा है। 18 से आप यहाँ पे इंटू करोगे किसको, 100 माइनस ए को, क्योंकि 100 टोटल रहेगा, टोटल में से ए आप यहाँ पे मान चुके तो 100 माइनस ए कर दोगे अपॉन 100 में। इस तरीके से आप फिर इसको कंप्लीट यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ पे सॉल्व कर लो इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे आप आंसर निकाल सकते हो। तो ए की वैल्यू अपनी यहाँ पे आई थी 90%। ठीक है? ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे 9 भी सॉल्व कर लिया, 10 भी कर लिया और 11 भी कर लिया। ठीक है? अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने 12th क्वेश्चन पे। तो 12th क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इफ z इक्वल्स टू 3 व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, ऑल्सो नेम द एलिमेंट। ठीक है? तो देखो अभी हमने यहाँ पे ऊपर डिस्कस किया था, जब मैंने आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर बेसिकली किससे डिनोट करते हैं, हम z से डिनोट करते हैं। तो z आपको जब 3 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर दे रखा है 3। तो अगर आपको यहाँ पे पीरियोडिक टेबल पता है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है, तो 3 किसका होता है यहाँ पे, बेसिकली होता है वो यहाँ पे लिथियम का। ठीक, अब इसको अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालो तो के और एल, तो के में 2 भर सकते हो, एल में सिर्फ 1 भर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है आपका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, एल है, जिसमें आप 8 भर सकते थे पर सिर्फ 1 भरा जा रहा है, मतलब यहाँ पे वैलेंसी किसकी कितनी होगी, यहाँ पे 1 ही होगी, क्योंकि ये 4 से कम है। अभी मैंने आपको ऊपर भी बता रखा था कि जब 4 या 4 से कम होता है तो जो नंबर आपका यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में आपको दिख रहा है वही आपकी यहाँ पे वैलेंसी होती है। ठीक है? तो वैलेंसी हो गई यहाँ पे 1 और एलिमेंट का नाम हो गया क्या, लिथियम। ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो बचे हुए क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बुक में ही करा दे रहा हूँ। तो 12 हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, बचे हुए कुछ सिंपल से क्वेश्चन है हम यहाँ पे ही सॉल्व करेंगे। तो 13 आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटॉमिक स्पीशीज एक्स एंड वाई आर गिवन अंडर। तो प्रोटॉन आपको दे रखा है यहाँ पे एक्स में 6 है, वाई में भी 6 है। न्यूट्रॉन आपको दे रखा है एक्स में 6 है पर वाई में आपके यहाँ पे 8 है। तो आपको बोला है यहाँ पे कि मास नंबर आपको यहाँ पे बेसिकली गिव दी मास नंबर ऑफ एक्स एंड वाई, मास नंबर आपको यहाँ पे देना है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो एक्स का हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक्स और वाई। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है मास नंबर। तो मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है? तो एक्स के केस में यहाँ पे 6 और 6 है, मतलब यहाँ पे 12 हो गया। वाई के केस में 6 और 8 है, मतलब यहाँ पे 14 हो गया। ठीक है? तो ये तो अपना निकल गया यहाँ पे मास नंबर। फिर आगे आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू स्पीशीज। ठीक, तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है। तो आगे आपसे बोला जा रहा है कि आपके यहाँ पे रिलेशन क्या है बेसिकली स्पीशीज का। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे दोनों में सेम है, मतलब यहाँ पे सेम एलिमेंट आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है? ये आपको यहाँ पे इस तरीके से निकालना है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके यहाँ पे सेम है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होने का मतलब क्या होगा कि आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है, यहाँ पे सेम है। ठीक है? एटॉमिक नंबर आपका यहाँ पे सेम है। तो जब आपका एटॉमिक नंबर ही सेम है, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो एलिमेंट है वो भी क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है? एक ही एलिमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, बस आपको अलग आइसोटोप्स दे रखे हैं। ठीक है? तो सॉरी, आपको यहाँ पे अलग क्या दे रखे हैं, यहाँ पे अलग आपको यहाँ पे बस दे रखा है, यहाँ पे आइसोटोप्स बेसिकली आपको यहाँ पे दे रखे हैं इसके। ठीक है? तो आपको यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे अच्छे से बता चुका हूँ, मास नंबर आपका अलग कब होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जब आपका एटॉमिक नंबर ही यहाँ पे सेम है तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो आपका यहाँ पे डिफरेंट होंगे। ठीक है? तो इसलिए आपका यहाँ पे मास नंबर भी क्या होता है, यहाँ पे अलग होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये कि आपके यहाँ पे ये आइसोटोप्स आपको दे रखे हैं। ठीक है? तो एक और बार मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, अच्छे से सुन लो। सबसे पहले मास नंबर निकालना आना चाहिए। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एक्स का हो गया 6 प्लस 6 12 और 6 प्लस 8 हो गया वाई का 14। ठीक है? मास नंबर अपना निकल गया। फिर आगे आपसे बोला है कि इनमें रिलेशन क्या है। तो हमने यहाँ पे क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका यहाँ पे इक्वल है। ठीक है? नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है यहाँ पे वाई में भी 6 है, एक्स में भी 6 है। तो ऑब्वियस सी बात है जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है तो एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जब एटॉमिक नंबर आपका यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन जब सेम है तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा। तो एटॉमिक नंबर जब सेम होता है इसका मतलब है यहाँ पे कि जो जो हमें यहाँ पे चीजें दे रखी है ना वो हम यहाँ पे सेम एलिमेंट की ही बेसिकली बात कर रहे हैं, बस उसके हमें आइसोटोप्स दे रखे हैं। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है पर आपका यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग है। तो ऐसा कंडीशन कब हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, आइसोटोप्स में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे एटॉमिक नंबर हमारा सेम होता है, मतलब एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे सेम होते हैं। और मास नंबर जो कि एटॉमिक नंबर जो हमारा मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और उस केस में हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मास नंबर हमारा यहाँ पे अलग है। ठीक है? 12 और 14 हमारा क्या है, अलग है,
पर नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर जो है वो यहाँ पे सेम है। तो इसका मतलब हो गया कि हमें यहाँ पे आइसोटोप्स दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से बहुत इनडायरेक्टली आप यहाँ पे निकाल सकते हो, एक एक स्टेप करके आप इजीली इसको निकाल सकते थे, ठीक है। फिर आगे आपको क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे 14 आपसे बोल रहा है कि फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉल्स। तो पहला आपसे यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, तो सबसे पहला आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि जे जे थॉमसन प्रपोज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियॉन्स। तो ये तो आपका यहाँ पे हो गया गलत, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो जे जे थॉमसन है बेसिकली यहाँ पे, तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने क्या ढूंढा था, इन्होंने ढूंढा था इलेक्ट्रॉन को ढूंढा था, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था कि जो आपका यहाँ पे वाटरमेलन जो मॉडल था बेसिकली, कि यहाँ पे कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज था और बीच बीच में कहीं पे इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट थे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स की बात नहीं हुई थी, एक तरीके से आप यहाँ पे ये भी सोच सकते हो न्यूक्लियस की भी बात नहीं की गई थी, क्योंकि न्यूक्लियस को किसने खोजा था, रदरफोर्ड ने खोजा था, ठीक है। फिर भी आपसे बोल रहा है न्यूट्रॉन इज फॉर्म बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर देयरफॉर इट इज न्यूट्रल। तो यहाँ पे ये भी कंडीशन क्या है आपकी, यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। क्या आपसे बोल रखा है, ध्यान से सुनना। अ न्यूट्रॉन इज फॉर्म बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। तो देखो न्यूट्रॉन आपका ना तो इलेक्ट्रॉन से बनता है ना प्रोटॉन से बनता है, वो बेसिकली आपका यहाँ पे एकदम अलग आपका यहाँ पे क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। और आपका यहाँ पे जो चार्ज होता है वो बेसिकली आप यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, उससे आप यहाँ पे बोलते हो कि आपका यहाँ पे जो एटम है वो यहाँ पे न्यूट्रल है या फिर नहीं है, ठीक है। पर आप यहाँ पे न्यूट्रॉन आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से नहीं बनता है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगला आपसे बोल रहा है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे स्टैटिक पार्ट है, एकदम करेक्ट पार्ट है, ठीक है। सी आपका एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 1/2000 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं जो आपका यहाँ पे मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो नेग्लिजिबल होता है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है एन आइसोटोप ऑफ एन आयोडीन इज यूज फॉर मेकिंग टिंचर आयोडीन विच इज यूज्ड एज अ मेडिसिन। तो अब ये आपका यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि आयोडीन का जो यहाँ पे आइसोटोप है वो हम यहाँ पे कहाँ पे यूज करते हैं, वो हम यहाँ पे यूज करते हैं ग्वाइटर के, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, अभी हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा भी था, ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एकदम गलत, ठीक। क्योंकि आप आयोडीन बेसिकली यहाँ पे क्या है, जब आप यहाँ पे बात कर रहे हो यहाँ पे टिंचर ऑफ आयोडीन की, तो बेसिकली आप यहाँ पे अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर में आप यहाँ पे आयोडीन डाल रहे हो, ठीक है। ना कि आयोडीन में आप अल्कोहल वाटर डाल रहे हो, मतलब यहाँ पे आयोडीन आपका बहुत कम आप बोल रहे हो यहाँ पे क्वांटिटी में होगा एज कम्पेयर टू अल्कोहल प्लस वाटर का जो मिक्सचर होगा उससे, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे ये भी गलत है। फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे, आगे आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे, अच्छा आपको दे रखे हैं यहाँ पे एमसीक्यूज दे रखे हैं। तो 15 आपसे यहाँ पे बोला है कि रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। तो वो किसकी यहाँ पे डिस्कवरी करी थी उन्होंने, तो यहाँ पे वो डिस्कवरी कर पाए थे एटॉमिक न्यूक्लियस की, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि रदरफोर्ड ने यहाँ पे क्या ढूंढा था, न्यूक्लियस ढूंढा था। फिर अगला आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगला आपसे बोल रहा है यहाँ पे आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव। आइसोटोप का जो एलिमेंट होता है उसके पास क्या होता है, तो इसके पास होता है यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। देखो एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, तो ये वाली कंडीशन तो ऐसी गलत हो गई, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। जो एटॉमिक नंबर सेम है मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आपके यहाँ पे क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक। उसके बाद आपको दे रखा है डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये आपके यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है आइसोटोप्स की, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है पर केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अपोजिट दे रखा है, तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, केमिकल यहाँ पे सेम होती है, ठीक है। तो सी आपका बस बचा है यहाँ पे जो आपको बताना था। 17 आपको दे रखा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन आयन आर। तो देखो हमें यहाँ पे क्लोरीन का हमें यहाँ पे पता है यहाँ पे क्या होता है। तो क्लोरीन को हमें जैसे पता है यहाँ पे क्लोरीन की यहाँ पे एटॉमिक नंबर होती है यहाँ पे 17, ठीक। तो 17 में अगर आप यहाँ पे करने जाओगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो यहाँ पे आपको क्लियरली क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे के एल और एम, ठीक है। 2 8 17 में से 10 गया, यहाँ पे बचा 7, ठीक। तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी हो गई, यहाँ पे वैलेंसी हो गई 7 की, ठीक। और यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे क्या बता सकते हो, यहाँ पे बेसिकली कि यहाँ पे आप सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन अगर आप यहाँ पे गेन कर लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये Cl नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपसे Cl नेगेटिव पूछा जा रहा है, ना कि क्लोरीन का सिर्फ पूछा जा रहा है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। जब आपको यहाँ पे ऊपर चार्ज दिया होगा ना तो अलग वैलेंसी निकलेगी, जब आपको यहाँ पे ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया होगा तो अलग वैलेंसी निकलेगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया बहुत ज्यादा, इसको याद रख लेना अच्छे से, कि जब आपको यहाँ पे चार्ज दिया है तो अलग वैलेंसी निकलेगी। तो देखो यहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो इस केस में जो आपकी वैलेंसी निकलेगी वो आपकी आएगी 1, ठीक।
अब देखो यहाँ पे 1 और 7 दोनों लिख सकते हो, पर ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ पे 1 लिखोगे, क्योंकि 1 को गेन करना ज़्यादा आसान है 7 को लूज़ करने की जगह, ठीक है? और आपको ऑलरेडी यहाँ पे किस तरीके से निकाल सकते हो, यहाँ पे 4 वाला जो फ़ॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि 4 या 4 से कम जब भी होगा, तो जो भी आपको नंबर देखने को मिलेगा आउटर मोस्ट शेल में, वही आपका आंसर होगा। अगर वो 4 से ज़्यादा है तो आप 8 माइनस कर दोगे, तो उससे आपके यहाँ पे वैलेंसी आ जाएगी, ठीक है? तो जहाँ पे 7 दे रखा है तो 8 माइनस 7 करोगे, 1 आपकी वैलेंसी आ जाएगी, 1 आपका यहाँ पे आंसर होगा, ठीक? पर यहाँ पे आपको Cl का नहीं पूछा है, यहाँ पे Cl माइनस आयन का पूछा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इसने एक ऑलरेडी यहाँ पे गेन कर लिया है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन लग गया, मतलब यहाँ पे इसने यहाँ पे ये गेन कर लिया है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन चुका है? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन चुका है यहाँ पे 2 8 और 8। तो इस केस में ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इसका वैलेंसी क्या बनेगी? 8 बनेगी, ठीक है? तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक? क्योंकि हमें यहाँ पे Cl नेगेटिव का ढूंढना है, ठीक है? ये भी याद रखो कि यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पे गेन कर चुका है, इसलिए यहाँ पे उसके ऊपर माइनस लग चुका है। ठीक है? तो यहाँ पे 8 बन चुका है इसके अंदर ऑलरेडी, तो यहाँ पे वैलेंसी क्या बन गई? 8 बन गई, ठीक? फिर 18 पे चलते हैं, 18 आपसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है 18 में? तो 18 में आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम। तो सोडियम अभी हमने यहाँ पे देखा है, अब यहाँ पे देखो Na प्लस की बात नहीं हो रही है, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ Na की बात हो रही है। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो K और L और M, ठीक है? तो 2 8 और 1। तो यहाँ पे देखो किसके साथ मैच करेगा? D के साथ मैच कर रहा है, यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक? फिर आगे चलते हैं अगले पे। तो अगला आपको यहाँ पे दे रखा है टेबल के फॉर्म में। तो अगला अगर हम यहाँ पे बात करें, तो आपको यहाँ पे दे रखा है 9 एटॉमिक नंबर, ठीक है? अब आपसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पूछ रखा है यहाँ पे किसका यहाँ पे क्या होगा। तो देखो एटॉमिक नंबर 9 किसका होता है? वो होता है आपका यहाँ पे फ्लोरीन का, ठीक है? ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो जब आपको यहाँ पे पता चल गया कि ये फ्लोरीन का होता है, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो भी आपके कितने होंगे? यहाँ पे 9 ही होने वाले, क्योंकि एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या है? 9 है। और नीचे वाले केस में आपके यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है? 12 किसका होता है यहाँ पे? तो 12 होता है आपका यहाँ पे मैग्नीशियम, ठीक है? Mg। फिर एक आपको दे रखा है, मतलब यहाँ पे एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये भी आपको एक दे रखा है, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है? तो ये सब चीजें तो आपको यहाँ पे पता चल रही हैं, ठीक है? फिर आगे आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि तो यहाँ पे मास नंबर आपका यहाँ पे कितना निकल के आएगा? मास नंबर आएगा यहाँ पे 19, क्योंकि मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे आ गया ये 19, ठीक? फिर आपका यहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे प्रोटॉन के इक्वल रहने वाला है, तो यहाँ पे ये आ गया 9। फिर वही सेम सिचुएशन आपके यहाँ पे सल्फर में भी होगी, और सेम आपकी यहाँ पे मैग्नीशियम में भी होगी, ठीक? और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ बेसिकली मास नंबर आपको यहाँ पे 24 दिख रहा है, तो 12 में से 24 अगर आप करोगे माइनस, तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा? न्यूट्रॉन्स 12 आ जाएगा। 32 में से 16 माइनस करोगे, न्यूट्रॉन्स कितना आ जाएगा? यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है? ये सब फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, सिंपल से यहाँ पे लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे। फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको 1 दे रखा है, मास नंबर यहाँ पे 2 दे रखा है, ये 2 में से 1 माइनस करोगे क्या आएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक? तो बहुत सिंपल सा आपका यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हो यहाँ पे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो कंडीशन आपको दिख रही है, तो ये है आपकी यहाँ पे 2H1 की, ठीक है? जो कि आपका होता है यहाँ पे ड्यूटेरियम, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और नीचे वाला आपका है यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोजन 1H1, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग H से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये आपका टेबल यहाँ पे कंप्लीटली फिल हो गया है, ठीक है? इस तरीके से आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। तो इसके साथ हमने यहाँ पे अपनी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन अपने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। अब हम यहाँ पे कुछ अपने पीवाईक्यूज को देख लेते हैं, ठीक है? जो भी आपके यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड आपसे यहाँ पे पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय अ थिन गोल्ड फॉइल suggests the presence of electron in an atom, proton in an atom, positively charged nucleus at the center of an atom और isotopes of gold। तो हमें यहाँ पे पता है इन्होंने यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लिया था, यहाँ पे न्यूक्लियस को बेसिकली यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है? जो कि आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ था, ठीक? तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला था? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस आपको यहाँ पे देखने को मिला था, एकदम सेंटर पे एटम के, ठीक है? फिर अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन थिन गोल्ड फॉइल वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। तो अब देखो यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन आप यहाँ पे अभी मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवाया, इसको आप एग्जैक्ट सेम टू वर्ड आप यहाँ पे मैच कर सकते हो, ठीक है? एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ तक कि अगर आप यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं ना, इसको भी अगर आप मैच करोगे तो एग्जैक्ट सेम आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो इसका आंसर क्या था यहाँ पे? अटोमिक रेडियस, अटोमिक न्यूक्लियस, ठीक है? तो अटोमिक न्यूक्लियस बेसिकली इन्होंने इन्होंने यहाँ पे डिस्कवरी की थी इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के साथ। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि आपको यहाँ पे एनसीईआरटी से
जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं ना एनसीईआरटी में, वहां से भी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपके यहाँ पे मैच हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, ताकि वो आपके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा ईजी रहे कि यहाँ पे आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी साथ ही साथ सॉल्व कर रहे हो, साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो। बाकी तो आपके यहाँ पे जो डिफरेंट सीरीज चल रही है पीवाईक्यू की, वो तो यहाँ पे आपकी चलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो कि आपको एकदम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे एनसीईआरटी से पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो नॉट करेक्ट आपसे यहाँ पे पूछा गया, ठीक है, नॉट करेक्ट। पहला आपसे बोल रहा है कि एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन दे पोजेस, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है ये तो। दूसरा आपसे बोल रहा है कि आइसोबार्स आर एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। अब देखो ये तो गलत हो गया ना, कि बट डिफरेंट आपका यहाँ पे मास नंबर है। अब ये तो हो गया आपका क्या गलत हो गया, क्योंकि सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर वाले क्या होते हैं, वो आपके होते हैं यहाँ पे आइसोटोप्स। ठीक है, वो क्या होते हैं आपके यहाँ पे, वो होते हैं आपके यहाँ पे आइसोटोप्स। तो यहाँ पे तो आपको दे रखा है आइसोबार, तो आइसोबार का केस क्या होगा, जब आपका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, मास नंबर सेम होगा। तो यहाँ पे यही गलत है और बी ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी तो आपको यहाँ पे दो सही है। बेसिकली वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ये आपको मैंने थ्योरी वाले पार्ट में भी बताया था। और सी आपको दे रखा है द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये दोनों हम यहाँ पे थ्योरी वाले पार्ट में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, और ये तो आपको एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है, एनसीईआरटी के बुक्स में। तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कवर करी है तो आप यहाँ पे इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, फिर अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन्स इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ये पूछी जा रही है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे न्यूट्रॉन से रिलेटेड आपकी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला आपको क्या दिया है कि न्यूट्रॉन्स मास इज ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोटॉन मास। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अच्छा देखो नॉट बोला है, ठीक है, ये भी याद रखना नॉट बोला है, क्योंकि आपकी ये करेक्ट स्टेटमेंट होने वाली है, क्योंकि हमने देखा था ए एम 1 AMU, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1U। ठीक है, मतलब यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सेम होती है, हमने यहाँ पे अभी डिस्कस भी किया था। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बेसिकली हम यहाँ पे उसको नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। फिर जो आपका यहाँ पे न्यूट्रॉन होता है जीरो चार्ज का होता है, एकदम करेक्ट है। सी आपको दे रखा है यहाँ पे न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इनसाइड द एटॉमिक न्यूक्लियर, ये एकदम करेक्ट है। डी आपको दे रखा है न्यूट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड, अभी यही आपका क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि रिवॉल्व कौन करते हैं यहाँ पे, वो इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो डी ऑप्शन क्या है यहाँ पे, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ये गलत है और आपसे यहाँ पे नॉट पूछा है, गलत ही बेसिकली यहाँ पे पूछा हुआ था। ठीक है, रिवॉल्व कौन करता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अगले पे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि वैलेंसी ऑफ फास्फोरस इज, ठीक है, तो फास्फोरस को हम किससे डिनोट करते हैं, हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं यहाँ पे पी से। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, वो होता है आपका यहाँ पे 15। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो वापस से वही चीज करनी है आपको, यहाँ पे बोर्स वाला जो आपके यहाँ पे मॉडल है उसको यहाँ पे लगाना है। तो के में आप यहाँ पे कितने भर सकते हो, 2 भर सकते हो। एल में आप यहाँ पे 8 भर सकते हो। तो 15 में से 10 ऑलरेडी जा चुके, तो बचे कितने, 5। तो एम में आपका यहाँ पे 5 भर दोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी सिचुएशंस बताई हैं, कि या तो आप यहाँ पे ये 5 को लूज कर दो, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टेबल बनाना है, तो आउटर मोस्ट शेल में आपको यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आपके होने चाहिए। या फिर आप यहाँ पे 3 को क्या कर दो, गेन कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन आपकी बन सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे 3 को गेन कर लेते हो तो आपकी वैलेंसी कितनी बनेगी, तो उस केस में आपकी वैलेंसी बनने वाली है यहाँ पे 8 - 5, जो कि हो जाएगी यहाँ पे 3। ठीक, तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी बनेगी, यहाँ पे एक तो 3 बन जाएगी, और एक आपका बन जाएगा बेसिकली जो आप यहाँ पे लूज कर रहे हो या फिर गेन कर रहे हो ना, वही आपकी क्या बनेगी, यहाँ पे वैलेंसी बनेगी। ठीक है, और एक आपको जो मैं फॉर्मूला बता चुका है यहाँ पे, 4 में से जब 4 की वैल्यू बड़ी होती है, 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू होगी, तो आप 8 में से माइनस कर दोगे, तो वो 3 बन जाएगा। ठीक है, तो वो चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि आपको यहाँ पे दो वैलेंसी बेसिकली पूछ रखी है, तो एक तो 3 होने ही वाली है। तो यहाँ पे आपको 3 नहीं दिख रहा है, ये तो हटा ही दो। ठीक है, फिर इसके अलावा आप यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, कि यहाँ पे 5 को लूज करोगे तो 5 की यहाँ पे बन जाएगी, और एक 3 आप यहाँ पे क्योंकि गेन करोगे तो आपकी यहाँ पे ये 3 बन जाएगी। ठीक है, तो आपका बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्फिग्रेशन हो जाएगा। ठीक, तो 285 तो आपका हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जहाँ पे आप या तो 3 को क्या करोगे, यहाँ पे गेन करोगे, या फिर 5 को लूज करोगे, जिसकी वजह से आप यहाँ पे दो वैलेंसी निकाल सकते हो, 5 और 3। ठीक है, इनकी मदद से। पर जो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हो, 4 से अगर कोई बड़ी वैल्यू होती है तो 8 - 5 करके, मतलब जो भी वैल्यू दे रखी है 8 माइनस वो वैल्यू, तो यहाँ पे वो वैलेंसी कितनी आएगी, यहाँ पे वो रियल वैलेंसी बेसिकली आपकी होने वाली है फॉस्फोरस की 3। पर क्योंकि आपको यहाँ पे दो वैलेंसी पूछ रखी है, तो उस केस में आप यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, 3,5।
ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा 3,5। फिर आगे आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे देखो डिस्कस किया था, आपके यहाँ पे 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 2H1 और 3H1। ठीक है, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो है आपका यहाँ पे ट्राइटियम। ठीक है, ये आपका यहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे ट्राइटियम बेसिकली यहाँ पे इसका आंसर होगा। बस ये स्टैटिक पार्ट है, इतनी चीज बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा डीप में आपसे यहाँ पे एक्सेट्रा चीज नहीं पूछेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज नहीं पूछेगा। ठीक, फिर अगला यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है बेसिकली यहाँ पे वो पूछा जा रहा है, यहाँ पे द एलिमेंट्स ऑफ विच ऑफ वन ऑफ द पेयर्स आर आइसोबार। अब देखो यहाँ पे हमने आइसोबार की जब हम बात करते हैं तो हमने देखा यहाँ पे कि डिफरेंट क्या होंगे आपके यहाँ पे एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे। ठीक, फिर हमने यहाँ पे क्या देखा, जो आपका यहाँ पे मास नंबर होगा, मास नंबर क्या होगा यहाँ पे सेम होगा। फिर एटॉमिक नंबर क्या होगा यहाँ पे, एटॉमिक नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक, तो देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट चाहिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सीधा आपका आंसर आ गया डी, सीधा आंसर था। ठीक, बस आपको पता होना चाहिए था कि आप यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट को लेके चलते हो। अगर मान लो आपको डिफरेंट एलिमेंट नहीं भी पता होता, उसके अलावा आप कैसे कर सकते थे, तो मास नंबर आपका यहाँ पे सेम होना चाहिए था, जो कि आप यहाँ पे ऊपर लिखते हो। तो यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो बाकी तीनों ऑप्शन में आपका मास नंबर हमेशा डिफरेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, बाकी सब आपको यहाँ पे क्या दे रखे हैं, ये सब आपके यहाँ पे आइसोटोप्स दे रखे हैं ऊपर वाले, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है तीनों का। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाले तीनों बेसिकली आपको आइसोटोप्स दे रखे हैं, नीचे वाला ही बस आपका यहाँ पे क्या आइसोबार है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन जो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड आए हैं वो हमने यहाँ पे सॉल्व किए। तो ऐसा मत समझना कि सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, इससे भी ज्यादा क्वेश्चन बेसिकली आए हुए हैं। पर यहाँ पे मेरा ये कराने का बेसिकली ये मोटिव है कि आपको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे कि आपको एनसीईआरटी के बेस्ड आपको ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछे जा रहे हैं, एग्जैक्ट सेम टू सेम स्टेटमेंट या फिर एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखा है, वही सेम क्वेश्चन आपको बेसिकली यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एनसीईआरटी जो अपनी यहाँ पे सीरीज शुरू की थी वो भी इसलिए शुरू की है कि आपको लाइन बाय लाइन चीजें अच्छे से पता चलनी चाहिए। ठीक है, स्पेशली साइंस के फील्ड में। ठीक है, साइंस वाली एनसीईआरटी की जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना साइंस की तरफ से, जो आपके पेपर में, तो आपको ज्यादातर क्वेश्चन लाइन बाय लाइन सेम लाइंस आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एनसीईआरटी की जो हमारी साइंस की सीरीज है हम यहाँ पे अच्छे से डीपली डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे वीडियो थोड़ी लेंदी देखने को मिल रही होगी। अगर आप यहाँ पे बाकी जो हमारी एनसीईआरटी सीरीज साथ में चल रही है, जैसे इकोनॉमिक्स हमारी है, अभी हमने यहाँ पे 9th क्लास कंप्लीट कर लिया है, बहुत जल्दी 10th क्लास की भी शुरू कर देंगे। और साथ ही साथ जैसे हमारे यहाँ पे ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, तो ज्योग्राफी के वीडियोस बहुत ज्यादा छोटे आपको लग रहे होंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ समझाने का ऐसा है नहीं। ठीक है, जो मेन टॉपिक है आपको दो चार आपको बेसिकली टॉपिक दिए हुए हैं। और ज्योग्राफी मैं समझता हूँ यहाँ पे बहुत ज्यादा ईजी होता है समझाने में। ठीक है, क्योंकि वो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। ठीक, वहीं पे साइंस क्या हमारा यहाँ पे कंप्लीट एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, तो आपको यहाँ पे अच्छे से चीजें समझनी पड़ेंगी। और आपके यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से देखने को मिलेंगे, वहीं ज्योग्राफी में आपको देखने को भी मिल सकते हैं, नहीं भी देखने को मिल सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन भी ज्योग्राफी में आए हैं जहाँ पे एक से ज्यादा चैप्टर को मिला के क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एकदम एग्जैक्ट लाइन टू लाइन आपको यहाँ पे एनसीईआरटी से पूछी हुई मिल रही है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, साथ ही साथ अपने यहाँ पे कुछ पीवाईक्यू जो अब इस चैप्टर से यहाँ पे पूछे गए थे वो डिस्कस कर लिए। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पे कमेंट कर देना। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है या फिर कमेंट कर सकते हो, साथ ही साथ आप यहाँ पे चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो यहाँ पे यूट्यूब पे, तो इसको सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और कोई भी सजेशन होता है तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।